अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा डॉन जिसने फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया। जिंदगी में उसने कुछ ऐसा कांड किया जो आगे चलकर उसकी मौत की वजह भी बना। कभी उसका नाम अरुण गवली और रामा नायक के साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़े खौफ के साथ लिया जाता था। मरने के बाद उसे एक अपराधी की तरह ही नहीं बल्कि ट्रेड यूनियन के लीडर की तरह सम्मान दिया गया। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बीआरए गैंग के बी यानी कि बाबू रेशम की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसकी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स। बाबू रेशम का पूरा नाम बाबू गोपाल रेशम था। ये मुंबई में पैदा हुआ और मुंबई में ही पला बढ़ा। यहीं रहकर उसने अपराध की एबीसीडी सीखी और उसके बाद यहीं उसने डॉन बनने के रास्ते पर चलना शुरू किया। आपको बता दें कि बाबू रेशम केवल एक अपराधी ही नहीं था बल्कि वो एक यूनियन लीडर भी था। मजदूरों के बीच काफी पॉपुलर था। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के उस दौर से जब मुंबई में मीलों का बोलबाला था। जनता के गलियारों से लेकर सरकार के लग्जरी कॉरिडोर तक मील मालिकों का बोलबाला हुआ करता था। उनकी ही तूती बोलती थी और उनके ही हिसाब से नियम कानून तय होते थे। जी हाँ, वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, कपड़े की और दूसरी चीजों की फैक्ट्रीज। उन फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में मजदूर काम किया करते थे। मील मालिक अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को उतना ही वेतन दिया करते थे जितने में वो अपनी फैमिली के साथ सरवाइव कर सकते। कुछ मील मालिकों ने अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को घर भी दिए थे, लेकिन कम वेतन में काम करने वाले मजदूरों की अपनी आर्थिक समस्याएं थी जिसे वो जूझते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन्हीं मजदूरों के बीच में उनकी सेवा और इलाज के इरादे से एक डॉक्टर साहब काम किया करते थे जिनका नाम था दत्ता सामंत। इन्होंने मजदूरों की समस्याएं देखी तो मजदूर को अपनी समस्याओं के समाधान और बेहतर वेतन और सुविधाओं के हक में आवाज उठाने के लिए इंस्पायर किया। इस पूरे इंसिडेंट को दत्ता सामंत फिनोफेना के नाम से भी जाना जाता है। मजदूरों ने दत्ता सामंत के नाम से ही अपनी यूनियन बनाई और उसी के बैनर अपने पहला स्ट्रगल शुरू किया। हालांकि उस दौर में भी मजदूरों की दूसरी यूनियनें भी थी, लेकिन इस तरह की संस्थाएं अक्सर सरकार की गोद में बैठकर मजदूरों के कान में झुनझुना बजाया करती थी। वो मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने और आवाज उठाने के बजाय मजदूरों को इस हालत में रहने के लिए राजी कर लेती थी। लेकिन दत्ता सामंत यूनियन किसी भी मील मजदूर मालिक या सरकार के साथ सेटिंग बनाकर काम नहीं करती थी। वो सीधे सीधे मजदूरों के हित की आवाज को बुलंद कर रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 के बाद के वर्षों में मुंबई की फैक्ट्री में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। मजदूरों ने अपने हक में आवाज उठाना शुरू किया तो फैक्ट्रियों में हड़तालें शुरू हो गई और इस हड़ताल का नतीजा ये हुआ कि मील मालिकों ने मजदूरों की मांग मानने की बजाय फैक्ट्रीज को बंद करने और मजदूरों को परेशान करने का रास्ता अपनाया। जब एक एक करके कई फैक्ट्रियां बंद हुई तो लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए और इस बेरोजगारी का नतीजा ये हुआ कि उस दौर में इन्हीं बेरोजगार मजदूरों में से कुछ ने अपराध का रास्ता अपना लिया। अरुण गवली भी पहले फैक्ट्री वर्कर थे, लेकिन आगे चलकर उसने भी अपराध का रास्ता अपना लिया। बाबू रेशम भी अपनी नौकरी छिन जाने के बाद ही अपराध के रास्ते में आया। आपको बता दें कि मुंबई के मझगांव डॉक पर वो अपना काम करता था। मझगांव डॉक में इंडियन नेवी के काफी सीक्रेट और इंपॉर्टेंट काम हुआ करते थे। मझगांव डॉक में भी यहाँ काम करने वालों की अपनी एक यूनियन थी जिसे मझगांव डॉक एम्प्लॉयज यूनियन के नाम से जाना जाता था और बाबू रेशम इसी यूनियन से जुड़ा हुआ था। मझगांव डॉक में नेवी के जहाज बनते थे, पनडुब्बियां बनती थी और भी देश की सुरक्षा से जुड़े उपकरण यहाँ बनते थे। इंडियन नेवी और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से ये एक वाइटल इंस्टॉलेशन था। यहाँ पर अगर हड़ताल हो जाए तो डेफिनेटली देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में मझगांव डॉक एम्प्लॉयज यूनियन की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाबू रेशम इसी मझगांव डॉक की कैंटीन में काम करता था। बाबू रेशम मझगांव डॉक की एम्प्लॉयज यूनियन के लीडर्स के संपर्क में आया। इसके बाद उसका उठना बैठना उनके साथ होने लगा। वो मझगांव डॉक में काम करने वाले वर्कर्स की सिचुएशन को भी अच्छी तरह से समझता था और उनकी आर्थिक स्थिति की बारीकी से जानकारी रखता था। बाबू रेशम ने मझगांव डॉक की कैंटीन में लगभग 15 साल काम किया।
दोस्तों, बाबू रेशम की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के वो देख सके। एक बार बाबू रेशम ने मझगांव डॉक कर्मियों के पक्ष में आवाज उठाई और उसका मैनेजमेंट के साथ पंगा हो गया। ये पंगा केवल बातचीत तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि अच्छी खासी मारपीट भी हो गई और इस मारपीट के दौरान हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनली बाबू रेशम को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साल 1983 में नौकरी जाने के बाद बाबू रेशम का दबदबा मझगांव डॉक के अलावा मुंबई के अग्निपाड़ा इलाके में भी था। इस इलाके में रामा नायक और अरुण गवली भी सक्रिय थे। आपको बता दें कि ये दोनों भी फैक्ट्री वर्कर के रिलेटिव या फिर उनके बेटे ही थे। ये दोनों ही बेरोजगार थे और इन्होंने छोटे मोटे अपराध करना शुरू किया। अपना छोटा मोटा गैंग बनाकर ये अपराध करते थे। आगे चलकर ये तीनों एक साथ मिल गए और जब इन तीनों की ताकत एक होकर बढ़ गई, तब जाकर ये तीनों एक जॉइंट गैंग के तौर पर जाने लगे, जिसे बीआरए गैंग के रूप में पहचान मिली। बीआरए गैंग में बाबू रेशम, राम नायक और अरुण गवली तीनों की गैंग शामिल थी। ये तीनों गैंग छोटे मोटे अपराध करते थे, जिसके चलते बाबू रेशम के खिलाफ भी कुछ अपराध दर्ज हो गए। आपको बता दें कि बाबू रेशम का ज्यादातर समय मझगांव डॉक में ही बीता करता था। अब तक दत्ता सावंत की यूनियन मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। उसके साथ ही शिवसेना ने भी अपनी एंट्री मारी थी। शिवसेना के लोग अक्सर दत्ता सावंत के यूनियन लीडर्स और वर्कर्स के साथ मारपीट करते थे। इस दौरान कांग्रेस के यूनियन लीडर रामेस्ते एक भाव से थे। इनकी अपनी एक यूनियन थी जिसे डीएलयू के नाम से जाना जाता था। मजदूरों की नेतागिरी के खेल में आप कुल मिलाकर 3 यूनियनें आपस में वर्चस्व के लिए उलझी थी। दत्ता सामंत की यूनियन, शिवसेना और डीएलयू चाहती थी कि किसी तरीके से उसे बाबू रेशम का साथ मिल जाए, ताकि वो उसके सहारे उसके दोनों कॉम्पिटिटर यूनियनों को काउंटर कर सके। एक बार कुछ ऐसा मौका आया भी कि शिवसेना और दत्ता सामंत की यूनियन ने डीएलयू पर कब्जा करने की कोशिश की। इस समय कांग्रेस के लीडर्स को केवल एक ही नाम समझ में आया और वो था बाबू रेशम, जो एक केस के सिलसिले में जेल में था। कांग्रेस के नेताओं ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसे जेल से छुड़वाया और उसे अपनी डीएलयू यूनियन का लीडर घोषित कर दिया। उसके साथ कुछ लड़के भी दे दिए। बाबू रेशम ने भी अपना काम दिखाया। उसने शिवसेना और दत्ता सामंत दोनों के लोगों के साथ जबरदस्त मारपीट की और इतनी दहशत भर दी कि शिवसेना और दत्ता सामंत के लीडर्स अब डरने लगे। लड़ाई झगड़े के इस दौर में बाबू रेशम ने दत्ता सामंत के कजिन पर हमला किया। दत्ता सामंत के कजिन अजित सामंत को पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी। उसके साथ हमेशा एक राइफल वाला गार्ड रहता था, लेकिन फिर भी बाबू रेशम ने उस पर हमला कर दिया। गार्ड को गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। बाबू रेशम कुछ इस तरीके के अब काम करने लगा। आपको बता दें कि वो वर्धा राजन मुदलियार से काफी प्रभावित था। बाबू रेशम अपने आप को उसी की तरह बनाना चाहता था। वो अपराध और राजनीति दोनों में बराबर का दखल रखता था। आपको बता दें कि धारावी में वर्धा राजन ने एक बहुत बड़ी सभा भी कराई, जिसमें उसने इंदिरा गांधी को भी बुलाया। उसमें उसने राजीव गांधी को भी बुलवाया था। धारावी बस्ती के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपयों का आवंटन की घोषणा ऐसे ही एक सभा में हुई। धारावी में वर्धा राजन मुदलियार की कुछ ऐसी पकड़ बनी हुई थी कि उसकी मर्जी के बिना कोई भी नेता नॉमिनेशन फाइल तक नहीं कर सकता था। डॉक्टर सुब्रमण्यम कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे। एक बार उन्होंने और उनके एक साथी ने बिना वर्धा राजन की अनुमति के नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इसके बाद वर्धा राजन ने उनको 3 दिन तक उनके ही घर में बंद करके रखा। इसके साथ ही उसने शर्त रख दी कि आप अपनी नॉमिनेशन वापस लो या फिर मेरी परमिशन लो, इसके बाद ही सिचुएशन नॉर्मल होगी। बाबू रेशम भी इसी रास्ते पर चलना चाहता था। हालांकि उसमें और वर्धा राजन के व्यवहार में काफी अंतर था। वर्धा राजन दूर की सोच कर काम करता था और दूसरी चीज, वो काफी खूंखार था। उसकी दहशत लोगों में काफी भरी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ बाबू रेशम अवैध वसूली, हफ्ता वसूली का काम करता था। उससे पैसा तो आता था, लेकिन इसके साथ ही वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। उसके भीतर दूर की बात सोचकर काम करने की क्षमता नहीं थी और यही वजह थी कि उसकी जिंदगी में वो दिन बड़ी जल्दी ही आ गया जब उसके ही सिखाए हुए लड़कों ने उसके खिलाफ मौत का जाल बुन दिया। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हुई बाबू रेशम की हत्या। बेसिकली 1987 तक बाबू रेशम जुर्म की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका था। 4 मार्च 1987 को मुंबई पुलिस के स्ट्रक्चर में एक हादसा चेंज हुआ। उस समय मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर ऑफ क्राइम की एक पोस्ट बनाई गई।
और इस पोस्ट को आज जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। उस समय इस पोस्ट पर अरविंद ईमानदार को अपॉइंट किया गया। अरविंद ईमानदार अपने समय के एक बेहद ही सख्त, तेज तर्रार और ईमानदार ऑफिसर माने जाते थे। 4 मार्च को उन्होंने अपना चार्ज टेक ओवर किया और इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उनकी प्राथमिकता मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाने की रहेगी। अरविंद ईमानदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर मीडिया में खबर गई कि अब अपराध पर नकेल कसी जाएगी। अंडरवर्ल्ड के डॉन पर अरविंद ईमानदार कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मिस्टर ईमानदार की इन तमाम कोशिशों को उस समय झटका लग गया जब उसी दिन रात में 3:30 बजे पुलिस लॉकअप में वो घटना घटी जो मुंबई पुलिस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। पुलिस ने एक केस के सिलसिले में बाबू रेशम को अग्निपाड़ा के पुलिस लॉकअप में बंद कर दिया। अग्निपाड़ा का ये पुलिस लॉकअप जैकब सर्कल एरिया में पड़ता है, जिसे 7 रास्ते के नाम से जाना जाता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ज्यादातर क्राइम इसी 7 रास्ता एरिया में हुए। बड़े बड़े खतरनाक क्राइम को इस जगह पर अंजाम दिया गया। कई अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की हत्या के साथ साथ खटाऊ मिल के मालिक की हत्या भी इस इलाके में हुई थी। जैकब सर्किल 7 रास्ते के जरिए मुंबई के साथ अलग अलग एरिया को आपस में जोड़ता है, जिनमें महालक्ष्मी रेस कोर्स, भाईखला, आर्थर रोड, जेल अग्निपाड़ा, पुलिस स्टेशन, अरुण गवली की दगड़ी चाल जैसे इलाके इसी में शामिल है। इनमें से ही एक रास्ता शिरीन सिनेमा के सामने से होकर गुजरता है। इसी सिनेमा के सामने एक एसीपी का ऑफिस भी मौजूद था। इसी ऑफिस के पिछले हिस्से में एक लॉकअप मौजूद था, जिसमें लगभग 10 से 15 लोगों को रखने की पर्याप्त जगह थी। आपको बता दें कि इस एरिया में आसपास लगभग 4 से 5 पुलिस स्टेशन मौजूद है। हर पुलिस स्टेशन में लॉकअप की सुविधा नहीं रहती। छोटे मोटे अपराध करने वाले 1 या 2 आरोपियों को रखने के लिए तो पुलिस स्टेशन में जगह मौजूद रहती है, लेकिन जब पुलिस किसी क्रिमिनल की डिमांड लेती है और उसे पकड़ कर रखना होता था तो वो इसी एसीपी के ऑफिस में रखती थी। कोर्ट से उस समय लगभग 15 दिनों की डिमांड मिला करती थी, जिसमें से पूछताछ के लिए पुलिस 1 या 2 दिन के लिए अपने साथ मुजरिम को लेकर जाती थी। रिमांड की बाकी समय में आरोपी को इसी लॉकअप में रखा जाता था। इसी समय इंटरनेशनल क्रिमिनल चार्ल्स शोभराज को गोवा से अरेस्ट करने वाले मधुरकर जेंडे इस लॉकअप के इंचार्ज थे और बाबू रेशम को इसी लॉकअप में रखा गया था। जिस दिन श्री ईमानदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें की, इसी 4-5 तारीख के दरमियान ही पुलिस के इसी सिक्योर लॉकअप पर हमला किया गया। आपको बता दें कि बाबू रेशम को जान से मारने के इरादे से किए गए इस हमले की साजिश काफी पहले ही रच गई थी। जानकारी के मुताबिक उन्हीं दिनों के दौरान एक दिन बाबू रेशम ने अपने इलाके में ही शराब के नशे में एक लड़की का हाथ पकड़कर उसको अपने रूम में ले जाने की कोशिश की। वो लड़की उसी इलाके के क्रिमिनल विजय उटेकर की रिश्ते की बहन लगती थी। कहते हैं कि विजय उटेकर को अपराध की ABCD बाबू रेशम ने ही सिखाई थी। ये दोनों साथ में मिलकर अपराध भी करते थे और उससे मिलने वाले माल को आपस में बांट लिया करते थे। ऐसे ही एक मामले में पैसों के बंटवारे को लेकर बाबू रेशम और विजय उटेकर के बीच टकराव हो जाता है। जुर्म की दुनिया में एक दूसरे के साथ टकराव और मनमुटाव आगे चलकर एक खतरनाक साजिश और घातक अंजाम को सामने लाता है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मर्डर जैसा अपराध को अंजाम देने वाले क्रिमिनल हत्या के असली कारण को छुपा जाते हैं और किसी मजबूरी या जेन्युइन से दिखने वाले रीजन को सामने रखते हैं ताकि उनको अदालत की कार्रवाई के दौरान क्रिमिनल कुछ राहत मिल सके। इस तरह की हत्याओं में कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान मुजरिम से यह पूछा जाता है कि तुमने यह हत्या क्यों की। ऐसे में अक्सर यही कारण सामने रखा जाता था कि इस व्यक्ति ने मेरी मां को छेड़ा, ये मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था, या मेरी बीवी को परेशान कर रहा था, मेरी बेटी के साथ बुरा करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इसकी इज्जत बचाने के लिए यह काम किया। इससे अदालत की थोड़ी बहुत सिंपैथी उन क्रिमिनल्स को मिल जाती थी। बाबू रेशम के साथ हुए इस इंसिडेंट के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें ढोलकिया ब्रदर का नाम सबसे पहले आता है। कहते हैं कि विजय उटेकर और उसके साथियों को हथियार के साथ साथ इस काम के लिए खर्च भी दिया गया था और ये सारा अरेंजमेंट ढोलकिया ब्रदर्स ने किया था। 4 से 5 तारीख की रात लगभग 3 बजे 8 लोग 2 ऑटो में सवार होकर शिरीन सिनेमा के सामने मौजूद इसी ACP ऑफिस के लॉकअप की तरफ बढ़ रहे थे। लॉकअप के सामने 303 की बंदूक के लिए 2 सिपाही मौजूद खड़े थे। विजय उटेकर ने इनको काउंटर करने के लिए कहा। लॉकअप के बाहर एक सूतली बम के जरिए धमाका किया गया। 4 लोगों ने पीछे से अंदर एंट्री मारी, जबकि 4 लोग बाकायदा लॉकअप के मेन गेट से होते हुए
अंदर गए और बाबू रेशम को घेरने में कामयाब हुए। बाबू रेशम ने जैसे ही विजय उटेकर को देखा तो उसने मराठी में कहा, ऐसा मत करो। लेकिन विजय उटेकर ने बाबू रेशम की एक नहीं सुनी और उसने 4 से 5 गोलियां बाबू रेशम के शरीर पर दाग दी। बाबू रेशम की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन विजय का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ। उसने लॉकअप को तोड़ने की कोशिश की और फिर वहां मौजूद सिपाही से चाबी ली। लॉकअप को खोलकर और आयरन की रोड से बाबू रेशम के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया। बाबू रेशम तो पहले ही मर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी विजय उटेकर ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। ऐसा उसने अपने गुस्से के कारण किया या फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी दहशत फैलाने के लिए? ये सवाल तो अभी बना हुआ है, लेकिन बाबू रेशम अब इस दुनिया में नहीं रहा। लगभग 15 से 20 मिनट में ही हत्यारों ने बाबू रेशम का काम तमाम कर दिया और वहां से चले गए। इसके बाद जैसे ही ये खबर आसपास में फैली, पहली हड़कंप मच गया। खासतौर से बाबू रेशम की यूनियन से जुड़े लोगों और मजदूरों में गुस्सा भर गया। लोग इकट्ठा होने लगे, बाजार बंद होने लगे और हजारों लोग बाबू रेशम की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थी बाबू रेशम की कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं, बाबू रेशम की ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।